गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पर। आज आप लोगों को यूपी एपीओ एग्ज़ाम जीएस पेपर 5 प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीएस की टेस्ट सीरीज़ या पेपर सॉल्व करा जाए, तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग मेरी और मेरी टीम की पूरी कोशिश होगी कि आपको एक दिन में एक से अधिक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराए जाए। एक बात और आप लोगों से और कहना चाहती हूँ कि आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस टेस्ट पेपर के माध्यम से खुद को परखें और चेक करें कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है या अभी भी कुछ कमी है। अभी वक्त है एग्ज़ाम में, और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठे टेस्ट पेपर लगाते वक्त, ताकि आप अपना आंसर खुद दे सके और चेक कर सके कि आप 50 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और कितने आप सही कर पा रहे हैं, कितने गलत। ओके स्टूडेंट, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस भारतीय शहर को, क्या है क्वेश्चन कि हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र के मेज़बान के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, आप लोग इसे देख लीजिए कि हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र के मेज़बान के रूप में चुना गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। आप लोग अपना आंसर अपनी पेन पेपर लेकर के आप उसमें लिखें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। क्या होगा आंसर? मुंबई। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर गैप को समाप्त कर दिया? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। फरवरी 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में ऑर्केस्ट्रा बार में कलाकारों पर जेंडर गैप को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आप लोग अपना करते रहिए आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। क्या होगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में 16 से 18 फरवरी 2022 तक नई सरहदें कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन सी जल मंत्रालय, ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु मंत्रालय। इसका आंसर करें आप लोग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रक्रिया द्वारा पहली बार विश्व में किसी महिला का HIV से सफल उपचार किया गया है? ऑप्शन ए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ऑप्शन बी शल्यक्रिया चिकित्सा, ऑप्शन सी है वैक्सीनेशन के माध्यम से, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चले आंसर करें आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्ठाईस फरवरी 2022 को सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए माधवी पुरी बुच। अगर इनके बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। ये जो है 28 फरवरी 2022 को क्या बनी है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। ठीक है। बाजार नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी
कि ये कौन से नंबर की अध्यक्ष है, तो ये 10वीं अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किए हैं। ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष है। इस पद पे इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया। ठीक है, इस पद पे इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसी देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NMSC नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वाइस एडमिरल सेवानिवृत्ति जी अशोक कुमार को, ऑप्शन बी है विनीत जोशी को, ऑप्शन सी है जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिग्स को, ऑप्शन डी है संजय राम भद्रन को। तो आप लोग आंसर करिए, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त हैं जी अशोक कुमार को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ऑप्शन बी अच्युतानंद मिश्र को, ऑप्शन सी दामोदर माउजो को, ऑप्शन डी है M मुकुंदन को। तो इसका आप लोग आंसर करें। इसका आंसर होगा ऑप्शन, क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। जो सरस्वती सम्मान है ये जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, और प्रत्येक वर्ष अगर बात की जाए तो ये प्रदान किया जाता है हर 3 साल पे। और इस बार ये पुरस्कार हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक, यह है प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, कब प्रदान किया गया है? 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को प्रदान किया गया है, 4 अप्रैल 2022 को। और उन्हें यह सम्मान उनकी कविता है, यह कविता संग्रह कह लीजिए, उनकी एक कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है, ये इनकी एक कविता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय को, ऑप्शन बी प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, ऑप्शन सी है दामोदर माउजो को, ऑप्शन डी है नीलमणि फूकन जूनियर को। इसका आंसर करें आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दामोदर माउजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये जो दामोदर माउजो है इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लें। ठीक है, ये मीन्स जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले, ये कौन है, किन्हें दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2022 का प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं ये दामोदर माउजो, जिन्हें की प्रदान किया गया है। 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 है यह प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार थे नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया था। ठीक है, जो ये नीलमणि फूकन जूनियर है, ये देख लीजिए आप लोग, एक सेकेंड, ये जो है नीलमणि फूकन जूनियर है, जो इन्हें जो है जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ये जो है 2021 56वां जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 ये प्रसिद्ध है असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन जूनियर को प्रदान किया गया था। और जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का है, यानी जो हमारे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर माउजो। कौन है? दामोदर माउजो, जिन्हें प्रदान किया गया। ठीक है, 2022 का दामोदर माउजो को और 2021 का नीलमणि फूकन जूनियर को। और जो दामोदर माउजो है ये कोंकणी उपन्यासकार है, ठीक है, प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार हैं। और जो हमारे नीलमणि फूकन जूनियर है ये कौन है? ये असमिया साहित्यकार हैं। ठीक है,
दोनों को ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी सूरत। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। तो सूरत बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर होगा। कौन सा? देखिए आप लोग, क्वेश्चन है कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? सूरत में किया जाएगा। तो सूरत जो है वो बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। यह स्टेशन जो है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा और इस स्टेशन की जो निर्माण अवधि है वो दिसंबर 2024 तक है। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करिए ताकि दोबारा आपको क्वेश्चन को रिपीट किया जा सके। कि भारत के पहले बुलेट ट्रेन स्टेशन को स्थापित किया जाएगा। कहाँ स्थापित किया जाएगा? सूरत में। ठीक है, सूरत में स्थापित किया जाएगा और सूरत जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन की स्थापना करने वाला भारत का पहला शहर होगा। ये स्टेशन जो है वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत स्थापित किया जाएगा और ये स्टेशन का जो निर्माण अवधि है वो दिसंबर 2024 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। अगेन क्वेश्चन रिपीट करते देखिए, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी त्रिशूर, ऑप्शन डी पुणे। ये त्रिशूल नहीं होगा, ये त्रिशूर होगा। देख लीजिए आप लोग, ये होगा। ठीक है, त्रिशूल नहीं, त्रिशूल होगा। ठीक है, अब देख लीजिए क्वेश्चन कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी त्रिशूर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी त्रिशूर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी त्रिशूर। ठीक है, ऑप्शन सी त्रिशूर होगा। और ये देश का जो है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य के त्रिशूर शहर में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र है जो केरल राज्य के त्रिशूर शहर में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर लीजिए। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्र द्वारा, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। इसमें आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIO द्वारा। जो लोकतंत्र सूचकांक 2021 फरवरी 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जो लोकतंत्र सूचकांक 2021 है ये फरवरी 2022 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या EIU द्वारा जारी किया गया है। इस जो सूचकांक है ये इसमें कुल 167 देशों को शामिल किया गया था और इस सूचकांक में 3 जो शीर्ष देश हैं वो आप जान लीजिए। पहला है नॉर्वे, दूसरा है न्यूजीलैंड और तीसरा है फिनलैंड। और इसी तरह अगर देखें तो इस सूचकांक में जो निचले स्तर पर 3 देश हैं वो है
167 पे है अफगानिस्तान, 166 पे है म्यांमार और 165 पे है उत्तर कोरिया। तो इस तरह से हमारा उत्तर कोरिया सबसे निचले पायदान में है। ओके स्टूडेंट, और भारत में अगर इस सूचकांक में 6.91 के समग्र स्कोर के साथ 46वां स्थान किसने हासिल किया है? 46वां स्थान भारत ने हासिल किया। भारत ने इस सूचकांक में 6.91 के समग्र स्कोर के साथ 46वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022-23 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि वर्ष 2022-23 के बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? तो ये है 6.4%। कितना है? 6.4% है। देख लीजिए आप लोग नोट डाउन करते चलिए ताकि आप अपना क्वेश्चंस को पता कर सके कि आप कितने क्वेश्चन इसमें से अटेंड कर पा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है जेएम कीन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जेएम कीन्स। क्या होगा? जेएम कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकांश श्रमिकों का रोजगार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए एकल क्षेत्र, ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन सी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी तृतीयक क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी व्यक्ति एवं राज्य दोनों, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से किसी की नहीं। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्ति और राज्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए भारत में लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होता है, और नंबर 2 है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, और ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग करें, क्या इसमें सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक और दो दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक और दो दोनों, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है, तथा सबसे कम योगदान की बात करें तो ये प्राथमिक क्षेत्र का है। किंतु फिर भी भारत में सबसे अधिक नियोक्ता किसमें है? प्राथमिक क्षेत्र में है लगे हैं, और इसका मुख्य कारण यह है कि अभी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन ही नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है, द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्वेश्चन है आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन ए विनिर्माण, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी उत्खनन, ऑप्शन डी वानिकी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विनिर्माण। ओके, विनिर्माण इसका आंसर होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है विनिर्माण। विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों को अगर देखा जाए तो 3 प्रमुख क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्खनन शामिल होता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण को शामिल किया जाता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इतना थोड़ा बहुत तो जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए कि इसका क्या अर्थ है और क्या मतलब है, इसका किस में कौन सा शामिल होता है। ठीक है, इतना
और अगर आप लोग को ये डिटेल में चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट्स करिए, तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको प्रोवाइड कराएंगे वीडियो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अगेन क्वेश्चन रिपीट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी है 2008। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2010। जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता था, ठीक है। अगेन अगर आप लोग चाहे तो रिपीट कर दे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT क्या कहते हैं, इसे हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई? 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। किसके तहत? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन की गई थी। इसके द्वारा क्या किया जाता है? पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों का निपटारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ऑप्शन ए शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, ऑप्शन बी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ऑप्शन सी प्रोटीन समृद्ध हो, ऑप्शन डी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। इन्हें इको मार्क दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है। ऐसे पदार्थ को इको मार्क दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रीन वाश इंगित करता है। ऑप्शन ए झूम कृषि की प्रोन्नति, ऑप्शन बी नदी जल का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी है हरियाली हटाना, ऑप्शन डी है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। क्या होगा? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 क्वेश्चन क्या है? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। जो जरा सा ये देख लीजिए आप लोग, ये ग्रीन वाश वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। ये है, ये एक सेकेंड। जो ग्रीन वाश इंगित करता है, किसे इंगित करता है? जो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करता है। ग्रीन वाश जो है उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, ठीक है, या इसी को कहा गया पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। मीन्स ग्रीन वाश उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, ठीक है। इसका ये मतलब होगा, ठीक है। इस तरह से ग्रीन वाश किसे इंगित करता है? ऑप्शन डी को, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। क्या है क्वेश्चन? कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी है 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तान, ऑप्शन डी समुद्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ई इकोटाइप, ऑप्शन बी है इकोस्फीयर, ऑप्शन सी है इकोटोन, ऑप्शन डी है इकेड।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इकोटोन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन बी है पेसमेकर, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रो एंसीफेलोग्राफ। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एक सेकेंड, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप इसका आंसर है। इसे चिकित्सक जो है हृदय स्पंदन को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट्स में देख लीजिए, इसे कहते हैं ईईजी। ठीक है, ईईजी, जैसे ये ईसीजी होता है ये ईईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, इंसुलिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अगर आप लोग जो है इसके बारे में अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो आप लोग जान लीजिए डिटेल में। ये क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले 24 नंबर क्वेश्चन है कि चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का करते हैं। और चिकित्सक जब हृदय स्पंदन की ध्वनि को इससे क्या करते हैं? आवर्धित कर देता है। जो चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंदन की ध्वनि को क्या करते हैं? आवर्धित कर देता है। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का प्रयोग जो है संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग होता है। और ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इस तरह से 3 चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन हार्मोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए आप लोग, ऑप्शन ए है इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित नहीं होता। ऑप्शन बी, इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। ऑप्शन सी है इंसुलिन एक कोलेस्ट्रॉल प्रेरित हार्मोन है जो मानव को दिया जाता है। ऑप्शन सी है इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए ग्रसिका से, ऑप्शन बी मुख गुहिका से, ऑप्शन सी ग्रहणी से, ऑप्शन डी आमाशय से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुख गुहिका से। ठीक है, एक सेकेंड, इसका क्या होगा आंसर? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मुख गुहिका से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि अपोहन या डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? अगेन क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आप लोग देख लीजिए। अपोहन डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी वक्र, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है फेफड़े। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वक्र। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती, यानी WBC या कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का वहन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, ऑप्शन सी है रोगाणुओं का विनाश, ऑप्शन डी है रक्त का थक्का बनना। तो इसमें से सही आंसर क्या आप लोग
पहले आंसर अपना नोट डाउन कर लें। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोगाणुओं का विनाश। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जो रक्त का तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं इसमें तैरती रहती है। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। क्या है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। जो ये कणिकाएं हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC, और नंबर 2 है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, और थर्ड है पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स। ठीक है। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनना जो है पट्टिकाणुओं या प्लेटलेट्स के कारण होता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? तो इसका आंसर क्या है बताएं आप लोग, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोगाणुओं का विनाश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, आविष्कार देखना है। ये आविष्कार है और ये आविष्कारक है, तो बताना है आपको कि किसका आविष्कार किसने किया है, किस आविष्कारक ने किया है। तो देख लीजिए क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का देख लीजिए। फिर क्या है, देखिए न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन का आविष्कारक है कौन? जे चैडविक। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन है? जे थॉमसन। एंड प्रोटॉन के आविष्कारक हैं ई गोल्डस्टीन। एंड परमाणु नाभिक के आविष्कारक हैं ई रदरफोर्ड। ठीक है, ई रदरफोर्ड। इस तरह से हमारा आंसर होगा 4132 आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4132 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है? ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ऑप्शन बी बर्फ का गलन, ऑप्शन 3 है दूध का आस्कंदन, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको आंसर देना है। देखिए ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी केवल 3। ठीक है, दूध का आस्कंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी इसका आंसर होगा। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। अम्ल के नाम देख लीजिए क्या क्या है। फार्मिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टार्टरिक अम्ल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और पदार्थ का नाम जिसमें पाया जाता है, चींटी का टंक नहीं होगा, डंक होगा। ठीक है, क्या होगा? डंक। देखिए, और दूसरा है चूने का पानी, तीसरा है साबुन, और चौथा है इमली और अंगूर। तो इस तरह से देखिए फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी का डंक में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने के पानी में, और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है साबुन में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है इमली और अंगूर में। देखिए एक सेकंड, जो फार्मिक अम्ल होता है वो चींटी के डंक में पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो चूने का पानी में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो होता है वो पाया जाता है इमली और अंगूर में।
और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस में पाया जाता है, वो साबुन में पाया जाता है। सी का होगा ऑप्शन नंबर 4 और डी का होगा 3 और ए का होगा पहला 1 और बी का होगा दूसरा चूने का पानी। और टार्टरिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, साबुन में पाया जाता है। इस तरह से हमारा जो आंसर सही होगा 1, 2, 4 और 3। क्या सही होगा, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, ये आंसर होगा 1, 2, 4 और 3। नेक्स्ट, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्शन ए, साबुन हल्दी से मिलकर अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी, साबुन हल्दी से मिलकर उसकी अम्लीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। ऑप्शन सी है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन डी है, हल्दी की प्रकृति क्षारकीय है। तो इस तरह से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन, देख लीजिए आप लोग 33 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं। क्वेश्चन अगेन रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए कि निम्नलिखित किसके परावर्तन को प्राप्त कर चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोधकों की पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन ए, अश्रव्य तरंगे। ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे। ऑप्शन डी है सूक्ष्म तरंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, ये 20,000 लगभग हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि का उत्सर्जन करती है तथा इसके परावर्तन के पश्चात मार्ग के अवरोधों का पता लगा लेती है। इसके कारण ही चमगादड़ जो है रात्रि में टहलते हैं या गमन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से इनके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन एक देखिए, नंबर 1 संसद के दोनों सदन। नंबर 2 है राज्यों की विधानसभा। नंबर 3 है राज्य की विधान परिषद। नंबर 4 है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। तो इस तरह से आप कूट से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। केवल 1 और 2 है। बी केवल 1, 2 और 3 है। सी 1, 2, 4 है। डी 3 और 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। देखिए 1, 2 और 4 इसका आंसर होना है, यानी कि संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक है, आइए इसका देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग कि जो भारत के जो अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होगा। इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, मनोनीत नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं पुदुचेरी राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा 70वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित है। ठीक है, जो ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की बात की जा रही है, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा की बात की जा रही है। ठीक है, इन्हें शामिल किया जाता है, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 4, 1, 2 और 4। ठीक है, इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 161 में,
ऑप्शन ए अनुच्छेद 161 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 177 में। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अगेन। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। और इस तरह से आप और भी आर्टिकल्स को जान लीजिए। देखिए आर्टिकल 161 में क्या है कि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ऑप्शन 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। और अनुच्छेद 164 में राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ठीक है, राज्यों में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के सलाह पे की जाती है। ये किस में है? अनुच्छेद 164 में है। और अनुच्छेद 177 में क्या है कि महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता के विशेषाधिकार से संबंधित है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो है एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, जो कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है तथा यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रहता है। महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी विषयों पर राज्य सरकार को क्या करता है? सलाह देता है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर तो आपने देख ही लिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ऑप्शन बी है विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर 3 है अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होती हैं। नंबर 4 है मृत्युदंड को क्षमा करना, प्राविलंबन करना, विराम या परिहार करना। कोड देख लीजिए 1, 2 और 4। ऑप्शन बी है 2 और 4। ऑप्शन सी है 1 और 3। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, देखिए पहला देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये सही है। ठीक है, ये सही है। पूछा क्या गया है देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं? तो पहला है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, दूसरा है कि विधि तथा तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की परामर्श की अपेक्षा करना, ये भी सही है। और इसके बाद देख लीजिए तीसरा, ये है अंतर्राष्ट्रीय संधियां राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होती है, तो ये नहीं होगा। नंबर 4 देखिए मृत्युदंड को क्षमा करना, प्राविलंबन, विराम या परिहार करना, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 आंसर होगा। इस तरह से जो ऑप्शन है 1, 2 और 4, ये ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 1, 2 और 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका आप चाहे तो थोड़ा सा जो ये ऑप्शन नंबर 3 था, देखिए इसे ज़रा, कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो है राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित होती हैं। तो जो राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षरित की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) का संबंध किससे है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(4) का संबंध किससे है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश को मान्यता प्रदान करने के लिए। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। क्या है कि भारतीय संविधान 124(4) का संबंध किससे है? ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए। ठीक है, इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख क्या है, कहाँ पे है? अनुच्छेद 124(4) में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, लोक अदालत को समनीय असमनीय दोनों प्रकार के अपराधों पर अधिकारिता प्राप्त है। नंबर 2, जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। ठीक है, केवल दो। जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, लोक अदालत को सिविल न्यायालय की मान्यता दी गई है। सिविल प्रकृति के सारे विवाद इसके तहत लाए जा सकते हैं। यदि कोई आपराधिक मामला समनीय प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। समनीय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के समझौते द्वारा निपटाए जाने की अनुमति दी गई है। इसके तहत जो है असमनीय आपराधिक मामले शामिल नहीं है। लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू की गई थी। आगे चलकर विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान किया गया, जिनका संबंध जन उपयोगी सेवाओं से है। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों ने देख लिया, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, केवल दो होगा। जन उपयोगी सेवा से संबंधित मामलों के निपटान के लिए स्थायी लोक अदालतों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ऑप्शन ए सर विलियम्स जोन्स, ऑप्शन बी है विल्किंस एंड ऑप्शन सी है मैक्स मूलर, ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए होगा सर विलियम जोन्स। ठीक है, जो 1784 में इसकी स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने किया था। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। और कब इन्होंने स्थापना की थी इसकी? 1784 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ऑप्शन ए वुड्स का डिस्पैच 1854, ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सी है चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1830। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1830 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया तथा प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम के तहत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए जयपाल सिंह, ऑप्शन बी मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी है सिद्धू एवं कानू, ऑप्शन डी है शिबू सोरेन। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट, इसका आंसर है ऑप्शन सी सिद्धू एवं कानू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी है मार्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जॉन मार्शल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, ऑप्शन सी है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन डी है चांदी के आहत सिक्कों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे, ऑप्शन डी औरंगाबाद महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी औरंगाबाद महाराष्ट्र। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र नगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो जो है किसका दरबारी कवि था? क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक का, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी का, ऑप्शन डी है हुमायूं का। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अकबर के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए, ये क्वेश्चन होगा कि जैसे अकबर के अनुसार है तो अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, या अकबर के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वारों का संचालन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? ज्वारों का संचालन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए एल्बिडो प्रभाव, ऑप्शन बी पवन वेग, ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन डी पृथ्वी का परिक्रमण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन ए माउंट पिनाटुबो, ऑप्शन बी है माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी है माउंट ताल, ऑप्शन डी है माउंट कोटोपैक्सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, इसका डी आंसर सही होगा, माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर या रेगुड़, रेगड़ या रेगुड़ शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए लेटराइट मृदा के लिए, ऑप्शन बी है डेल्टाइक मृदा के लिए, ऑप्शन सी है लाल मृदा के लिए, एंड ऑप्शन डी है काली कपास मृदा के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी काली कपास मृदा के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर आप लोगों का एक वीडियो आप लोग ने देखा होगा जिसमें वन्य जीव दिवस के बारे में दिया गया था, परंतु उसमें वन्य जीव दिवस की जगह पे जनसंख्या दिवस बोल दिया गया था, जो कि क्वेश्चन सही था बट बाय मिस्टेक वो बोला गलत गया था। आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे जनसंख्या दिवस नहीं होगा, वहाँ पे होगा विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? विश्व वन्य जीव दिवस। ये जो क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस, तो ये जो है जनरल नॉलेज का एक पार्ट आपको 2 मिला है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसमें बाय मिस्टेक जो है जनसंख्या दिवस बोल दिया गया है वन्य जीव दिवस की जगह पे। वो क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, उसमें बस बोल दिया गया है जनसंख्या दिवस, जिसकी वजह से वो क्वेश्चंस को
कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि वो क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन सही है, बाय मिस्टेक वो गलत बोला गया है, ठीक है, तो उसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। एक करेक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, देख लीजिए इसे आप लोग, कब मनाया जाता है। तो ये इसका ऑप्शन ए है 7 मार्च को, ऑप्शन बी है 8 मार्च को, ऑप्शन सी है 3 मार्च को और ऑप्शन डी है 4 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मार्च को, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को, ठीक है। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 3 मार्च को मनाया गया। इसकी जो थीम थी आप लोग ये भी जान लीजिए, इसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति करना रखी गई है, ठीक है। क्या रखी गई इसकी थीम? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है जंगली जीवों और वनस्पतियों की कुछ सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने और कल्पना की दिशा में चर्चा करने के लिए और उनके संरक्षण के समाधान लागू करने के लिए, ठीक है। और इस दिन को थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 3 मार्च को किसने प्रस्तावित किया था? इस दिन को थाईलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मान्यता दी गई थी। और 3 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि ये 1973 में वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन या CITES के हस्ताक्षर का दिन था, ठीक है। इसलिए इसे 3 मार्च चुना गया इस दिन को। ओके, अब आप लोगों का ये क्वेश्चन शायद क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको ये इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल द्वारा कराई जा रही टेस्ट सीरीज़ पसंद आती है और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप लोग कोई भी क्लास मिस ना करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।